नमस्कार साथियों, सरल व्यापार ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में हम व्यापार और व्यवहार के लिए जो कॉन्सेप्ट्स, जो लॉस और जो खबरें हैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक होगा अकाउंटिंग यानी लेखांकन का ज़रूरत क्या है और जीएसटी का इंट्रोडक्शन करेंगे। अकाउंटिंग यानी लेखांकन, इसका मानवीय सभ्यता में सबसे पहले उल्लेख मिला था मेसोपोटामिया के सभ्यता में, जहाँ पे पैसों की गिनती, हिसाब रखना और लिखने के बारे में हमें दस्तावेज मिले हैं। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन तक हमको ऑडिटिंग सिस्टम्स के भी प्रूफ्स या प्रमाण मिले हैं और रोमन एम्पायर के समय में हमको डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के भी दस्तावेज मिले हैं। भारत में अगर आप देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के समय में चाणक्य ने अर्थशास्त्र जो लिखा था उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी लेखांकन कैसे करते हैं इसके बारे में उल्लेख भी है। इटाली के लूका पैसियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कहा जाता है, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को इंट्रोड्यूस किया था। अब ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या है? कोई चीज़ आप खरीदते हैं, आपको चीज़ मिला लेकिन आप उनको पैसा देंगे, या कोई चीज़ आप बेचते हैं, आपसे चीज़ गया लेकिन आपको पैसा आएगा, पैसा मिलेगा। यानी हर व्यवहार में दो एंट्री होते हैं। कुछ साथियों, अकाउंटिंग से यानी लेखांकन से हमें क्या फ़ायदा होगा? अकाउंटिंग करने से हम हमारे बिजनेस के या हमारे व्यापार के व्यवहार के हर ट्रांजैक्शंस का हम एक परमानेंट रिकॉर्ड रख सकते हैं, जो हम फ्यूचर यूज़ या आगे के यूज़ के लिए काम आएगा। जैसे कि जो भी टैक्स असेसमेंट करना है, जो भी प्रॉफिट असेसमेंट करना है, उस सब के लिए वो काम आएगा। अकाउंटिंग करने से आपने मुनाफा कितना कमाया इसका एक रिकॉर्ड मिलेगा। आपके बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, क्या कर्जे हैं, ये सभी का एक हिसाब किताब मिलेगा। अकाउंटिंग रखने से मैनेजमेंट को भी हिसाब रहता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल उन्होंने कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या बेहतरी कर सकते हैं। अकाउंटिंग रखने से टैक्स के भी जितने भी नोटिसेस आएंगे या जितने भी सवाल जवाब होंगे या एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, उन सब के लिए एक परमानेंट रिकॉर्ड मिलेगा। अगर बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कोई व्यापारी को लोन लेना है तो उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से वो प्रॉफिट कितना हुआ है वो दिखा सकता है बैंक को, जिसके आधार पे बैंक भी लोन वगैरह डिसाइड करेगा। इस तरह से अकाउंटिंग से आप देख सकते हैं ना केवल परमानेंट रिकॉर्ड्स रह सकते हैं, इवन जो भी हिसाब किताब रखना है अपने व्यवहारों का, चीज़ों का, वो रख सकते हैं। और आगे बढ़ाने के लिए कोई लोन चाहिए या इवन पार्टनरशिप करना है किसी से, तो ये सभी रिकॉर्ड्स काम आएंगे। साथियों, अकाउंटिंग के कई सारे डेफिनेशंस हैं। अगर आप उन डेफिनेशंस को देखेंगे तो उसका सार यही होता है कि अकाउंटिंग में ये सारे स्टेप्स होते हैं। पहले आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो व्यवहार में बिजनेस ट्रांजैक्शन की है पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे आपने कोई चीज़ खरीदा, अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। नेक्स्ट, मेजरिंग दैट बिजनेस ट्रांजैक्शन, आप उस ट्रांजैक्शन को पैसों के मोल में मेजर करना होगा। अगर मानिए कोई चीज़ है जो आप पैसों से मेजर नहीं कर सकते तो वो आप अकाउंटिंग में नहीं ला सकते। मेजर करने के बाद आप उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसे रिकॉर्डिंग कहते हैं। इस रिकॉर्डिंग के दौरान आपके दस्तावेजों में उस बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्री आ जाती है। फिर आप उसको क्लासीफाई करेंगे, जिसे क्लासीफाइंग कहते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन की अहमियत ये है, आप एक बिजनेस के लिए बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करेंगे, सैलरी देंगे, रेंट पे करेंगे, या चीज़ खरीदने के लिए आप पे करेंगे, पेट्रोल वगैरह के लिए पे करेंगे। तो आप इनको अलग अलग लेडजर में पहले क्लासीफाई करेंगे।
इस क्लासिफिकेशन के बाद आप फाइनली समराइज़ करेंगे। समराइज़ कैसे करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना के। इससे क्या होगा, कन्वेंस के लिए कितना पे किया एक सब टोटल मिल जाएगा, सैलरी के लिए कितना पे किया एक टोटल मिल जाएगा आपको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो इस तरह से आप अपना प्रॉफिट कितना हुआ और बैलेंस शीट की सिचुएशन क्या है ये आपको पता चलेगा। बाद में आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे एनालिसिस क्या होता है, 100 रुपया सेल के लिए अगर आपने 10 रुपया प्रॉफिट इस साल कमाया है, अगले साल आप 200 रुपये सेल कर रहे हैं लेकिन 15 रुपया प्रॉफिट कमाए हैं, तो आपका प्रॉफिट घटा है। तो आपको एनालाइज करना होगा ये क्यों घटा है, जिसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इस इंटरप्रिटेशन में आप मैनेजमेंट को बताएंगे कि क्या खर्चे थे जो बढ़ गए या क्या कारण थे जिसकी वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी घटा है। और फाइनली आप इसको रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट किसको करेंगे? स्टेक होल्डर्स, जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, स्टाफ हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, आरओसी हो गया और अपने अदर दूसरे मालिक लोग हो गए, इन सबको, या बैंक हो गया, इन सबको स्टेक होल्डर्स कहा जाता है जो आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इनको आपको ये सभी कुछ कम्युनिकेट करना होता है। तो ये सारे स्टेप्स आपको अकाउंटिंग में होते हैं और यही चीज़ें अकाउंटिंग के डेफिनेशन में भी होता है कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और फाइनली इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग का डेफिनेशन। साथियों, हिसाब किताब कौन नहीं रखता? घरेलू महिलाओं से लेके बच्चे अपने पॉकेट मनी का हर कोई यहाँ हिसाब किताब रखता है। तो क्या ये सभी अकाउंटिंग है? जी नहीं। अगर ये सभी चीज़ लिखे भी रखेंगे तो इनको बुक कीपिंग कहा जाएगा, लेकिन अकाउंटिंग नहीं कहा जाएगा। कोई व्यवहार के लिए आप जब इन सब चीज़ों को लिख के रखेंगे, जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इनका लेखांकन आप करेंगे और इसका आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह, और उसको जब इंटरप्रेट करेंगे तो उसको अकाउंटिंग कहा जाता है। तो बुक कीपिंग से अकाउंटिंग का ये फ़र्क हो गया। जब यही अकाउंटिंग का आप कम्युनिकेट करते हैं दूसरे स्टेक होल्डर्स को, तो उसको अकाउंटेंसी कहा जाता है। तो ये फ़र्क हो गया अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का। साथियों, अकाउंटिंग को आर्ट और साइंस दोनों कहा जाता है। आर्ट क्यों कहा जाता है? अकाउंटिंग में हम अपना प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है उसको यूज़ करके अपने व्यवहार में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, अपने फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक कला है, इसीलिए इसको एक कला कहते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज यूज़ करके इन चीज़ों का सार निकालना होता है। अकाउंटिंग को साइंस क्यों कहा जाता है? अकाउंटिंग में भी रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिन्हें यूज़ करके आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और रिपोर्ट करते हैं, इसलिए इसको साइंस भी कहा जाता है। सो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस इसीलिए कहा जाता है। साथियों, हमारे टीम के इस प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, आइए देखते हैं उद्योग जगत में क्या हलचल है। आंध्र प्रदेश न्यू लिक्कर पॉलिसी बना रहा है, जिसके तहत वो लिक्कर के प्रोडक्ट्स के सेल्स के लिए उनके दाम घटाने वाला है और रिटेलर्स को अलो करेगा लिक्कर सेल के लिए, जिसकी वजह से न्यू इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेक्टेड है इस पॉलिसी के तहत लिक्कर मैन्युफैक्चरिंग का आंध्र प्रदेश राज्य में। यूएस में रेट कट होने की वजह से गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं और फेस्टिव सीज़न आने के लिए, जो इंडिया में फेस्टिव सीज़न आने वाला है, उसकी वजह से भी गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। लोग लगातार बुकिंग कर रहे हैं गोल्ड का। डिलीवरी तो
श्राद्ध के महीने के बाद ही लेंगे शायद, पर ये ज्वेलरी एसोसिएशन या ज्वेलर्स के थ्रू यही खबर है कि लगातार बुकिंग गोल्ड की हो रही है और गोल्ड के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के काउंसिल ITI काउंसिल ने ये सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को कि वो ICT और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स को PLI स्कीम में लाएं, क्योंकि भारत अभी भी 85% ऑफ ये ICT और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करता है। फॉक्सकॉन बैक्ड जापानीज कंपनी शार्प कंपनी जो है वो भारत में एक पार्टनर ढूंढ रहा है टू सेटअप ए डिस्प्ले फैब फैसिलिटी। डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का फैसिलिटी के लिए वो पार्टनर ढूंढ रहा है। शार्प कंपनी को पायनियर माना जाता है LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूनिट बनाने के लिए उसको पायनियर माना जाता है। तो ये थी चंद उद्योग जगत की अवसरों और अवकाश की खबरें। साथियों, यहाँ बताई जा रही सभी विषय शिक्षा के लिए हैं और मनोरंजन के लिए हैं। इसका शैक्षणिक और वित्तीय निर्णयों के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की पढ़ाई, आगे की पढ़ाई और जानकारी ज़रूर हासिल करें। साथियों, आइए बात करते हैं GST के बारे में। भारत में जो GST लाया गया, इसके बारे में जानते हैं कि GST की खासियत क्या है। भारत में 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया है। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST साथियों एक ब्रॉड बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी मूल्य वर्धित कर। GST को दरअसल पे करता है सप्लायर, लेकिन एक खर्चा बनता है फाइनल कंज्यूमर का। GST को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के अलग अलग स्टेजेस में पे किया जाता है, लेकिन हर स्टेज में जो GST पे करना होता है वो पिछले स्टेज तक जो GST पे किया गया है उसका इनपुट क्रेडिट सेट ऑफ होके बस बचत का ही टैक्स पे किया जाता है। तो इस चीज़ के बारे में आपको आगे के इस स्लाइड में मैं बताऊंगा। तो साथियों, GST लाने के बेनिफिट्स क्या हो गए। भारत का जो सपना था मेक इन इंडिया, उस सपने को साकार करने में GST का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बन गया भारत, क्योंकि सेम टाइप ऑफ टैक्सेशन है और टैक्स रेट्स हो गए पूरे भारत। GST आने से चीज़ें का दाम सस्ता हो गया। जैसे कि पिछले स्लाइड में हम बताए, ये जो टैक्सों का कैस्केडिंग इफेक्ट था वो चला गया। GST आने से मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो थे, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स में हो गया आपका CVD और SAD, फिर स्टेट सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह वगैरह, ये सारे जो कई मल्टीपल टैक्सेस थे ये सब खत्म हो गए, जिसकी वजह से डबल टैक्सेशन चला गया और चीज़ें सस्ते होने लगी। चंद टैक्सेस हैं जो GST में कवर नहीं होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी, फिर एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे, एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल पे और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये चीज़ें, और लास्टली कस्टम्स में सिर्फ और सिर्फ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी GST में कवर नहीं होता है। साथियों, चलते चलते आइए किताबों की अलमारी से इस कोट को हम ध्यान करें और समझें, जो है, दूसरों की आलोचना करने की बजाय अपना ध्यान अपने लक्ष्य पे केंद्रित करें, जिससे आप जीवन में बेहतर चीज़ें हासिल कर सकेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।